हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि अभी मैथ्स का क्लास रेगुलर चल रहा है और इसमें मैं एक टॉपिक बता चुका हूं, एचसीएफ एलसीएम, और उसके बाद नंबर सिस्टम का क्लास चल रहा है। नंबर सिस्टम का जो थ्योरी क्लास है, जो उसमें कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट का क्लास आपका 4 क्लास हो चुका है, जो आपके यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पे नए विद्यार्थी जुड़ते हैं या देखना स्टार्ट करते हैं, तो वो एक फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको नंबर सिस्टम में सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दिया कि नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम में क्या क्या नंबर होते हैं, उसमें परिमेय कैसे होगा, अपरिमेय कैसे होंगे, सम कैसे होंगे, विषम कैसे होंगे। ज़्यादा कंसेप्ट रहता है अभाज्य संख्या पर। और लास्ट टाइम हमने अभाज्य संख्या पे बहुत सारा बात किए थे कि अभाज्य संख्या में किस तरह का कंसेप्ट होते हैं। और आज मैं कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, आपके प्रीवियस ईयर का जो भी एग्जामिनेशन है। और मैं जो आपको तरीका, जो भी मैथ का कंसेप्ट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिलेड एंट्रेंस एग्जाम का है। आप अगर देखते हैं तो सारे कंपटीशन का जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, जनरल कंपटीशन, उसमें आपको ये सब टॉपिक मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ और बातें हैं, छोटा सा उसको हम बता दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, विषम संख्या बता चुके हैं कि अगर विषम संख्या का बात करें तो विषम संख्या क्या होते हैं, इसको इंग्लिश में ऑड बोलते हैं। विषम संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, और एक होते हैं सम संख्या जो 2 से डिवाइड होते हैं, इसको हम लोग इवन बोलते हैं। ओके, तो आज हम कुछ बात करेंगे ऑड और इवन पे, उसके बाद हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर आप कोई ऑड नंबर लीजिए, मान लीजिए आप 3 लीजिए और ऑड में ऑड जोड़िएगा तो देखिए इवन आता है। या अगर आप ऑड में मान लीजिए ऑड को घटाते हैं तो इवन आएगा। कोई भी आप ऑड ऑड को जोड़िए, जैसे मान लीजिए 101 है और यहाँ 99 है, ये भी अगर जोड़िएगा तो आपको 200 आएगा। 7 है और मान लीजिए 9 है, दोनों ऑड है, जोड़ेंगे तो 16 आएगा, ये भी आपका इवन है। अगर हम माइनस करते हैं 101 माइनस 99 तो आपका इवन आएगा, या 9 माइनस 7 करते हैं फिर भी इवन आएगा। तो आप देख सकते हैं, या हम यहाँ पे लिख दे सपोज 11 माइनस 3, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो क्या आएगा आपका इवन आएगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि अगर हम ऑड में ऑड जोड़े तो क्या आएगा, हमेशा इवन आएगा। या आप ऑड में ऑड को माइनस करते हैं तो क्या आएगा मेरे भाई, इवन आएगा, ये आपको पता है। एक और बात है कि अगर आप ऑड को 2 से अधिक बार जोड़ दीजिए, मान लीजिए आप 3 बार जोड़िए, 4 बार जोड़िए, 5 बार जोड़िए, 6 बार जोड़िए, मतलब इस तरह से हम लिख दे। जैसे हम लिख दे 1 3 5 7, हम यहाँ ऑड कितना बार जोड़ रहे हैं, 4 बार, तो 7 5 12 3 15 1 16। बट अगर इसको हम 3 बार जोड़े कितना आएगा, 9 आएगा। यानी ये जो 16 आया वो आपका क्या हो गया, इवन हो गया, सम संख्या हो गया। और ये आपका क्या हो गया, ऑड, ये विषम संख्या हो गया। इससे एक और बात पता चलता है कि अगर ऑड की संख्या, जरा देखिए, ऑड की संख्या यानी विषम की संख्या विषम बार हो तो हमेशा आपका विषम संख्या देगा। अगर ऑड की संख्या सम बार हो तो आपका क्या देगा, नंबर, जो नंबर आएगा वो इवन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, ऑड की संख्या कितना बार लिखे, 4 बार लिखे। 4 कैसी संख्या है, तो इवन संख्या है। तो इवन संख्या को हम जोड़ रहे हैं, यानी ऑड को सम इवन बार जोड़ रहे हैं, यानी विषम संख्या को सम बार जोड़ रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, सम ही मिल रहा है। अगर हम विषम बार जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। ये आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ऑड का कंसेप्ट। ऑड का कंसेप्ट क्या है, फिर से हम आपको बोल दे रहे हैं कि अगर ऑड में ऑड जोड़ते हैं तो ऑड मिलेगा, ऑड में ऑड घटाते, सॉरी, ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो इवन मिलेगा अगर 2 बार जोड़ते हैं तो, या 2 बार घटाते हैं ऑड को तो आपको इवन मिलेगा। अगर ऑड को 5 बार जोड़े, 7 बार जोड़े, 99 बार जोड़े, 101 बार जोड़े, यानी ऑड की संख्या अगर विषम बार हो, आई बात समझ में, यानी विषम की संख्या विषम बार हो तो हमेशा आपको विषम मिलेगा। अगर 3 बार और जोड़ते हैं, यानी 3 बार विषम संख्या को जोड़ते हैं तो आपको विषम मिलेगा। अगर आप विषम को सम बार जोड़ते हैं, जैसे 4 बार, 6 बार, 8 बार, तो आपको क्या मिलेगा, सम मिलेगा।
चलिए ऑड का कंसेप्ट खत्म, अब इवन का बात करते हैं। अगर मान लीजिए आप इवन में इवन को जोड़ते हैं, जरा ध्यान देंगे, इवन को इवन में जोड़ते हैं तो आपको इवन ही मिलेगा। इवन को इवन में जोड़ते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। अगर आप घटाते भी हैं तो आपको क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। देख सकते हैं हम यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता रहे हैं। आप कुछ भी जोड़िए इवन को यानी सम को, तो आपको क्या मिलेगा, आपको हमेशा इवन मिलेगा। जोड़िए या घटाइए, अगर इसको आप जोड़ते भी हैं तो आपको क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। उसके बाद अगर इवन की संख्या इवन बार हो यानी सम की संख्या सम बार हो या विषम बार हो, जैसे लिख दे 4 6 8, सम की संख्या क्या है, विषम बार है, 3 बार है तो विषम हुआ ना, 8 से 14 4 18, देखिए आपको सम ही मिल रहा है। अगर आप इसको इवन बार जोड़ दीजिए, सम बार जोड़ दीजिए, 10 8 18, 18 6 24 4 28, तो इवन में कोई दिक्कत नहीं है। इवन कैसा भी हो, एक बार हो, एक बार तो होगा नहीं, कम से कम 2 बार, 2 बार हो, 3 बार हो, 10 बार हो, 50 बार हो, हमेशा क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। तो ऑड का कंसेप्ट क्लियर, इवन का कंसेप्ट क्लियर। अब दोनों को कंबाइन, अगर आप एक ऑड हो और एक इवन हो जोड़िएगा तो हमेशा आपको ऑड मिलेगा। यानी विषम को सम में जोड़ते हैं तो मुझे क्या मिलता है, हमेशा विषम मिलता है। आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए 90 है, सम संख्या है, और ये आपका सपोज विषम संख्या है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। अगर आप घटाते भी हैं सम में विषम को तो क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं 83 विषम मिलेगा। तो ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर है। ऑड का कंसेप्ट क्लियर है कि अगर ऑड को ऑड के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऑड को इवन के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, इवन को इवन के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो हम लास्ट में एक बात लिख सकते हैं इस तरह से, अगर आपको थ्योरी लिखना है तो लिख सकते हैं, ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो मुझे क्या मिलेगा मेरे भाई, इवन मिलेगा। अगर हम ऑड में ऑड को माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। अगर ऑड को ऑड बार जोड़ते हैं 3 बार 5 बार 7 बार, तो आपको इस तरह से हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना, विषम संख्या बार यानी ऑड बार, यहाँ पे हम लिख देते हैं, समझिएगा, ऑड लिख देते हैं, ऑड बार यानी ऑड टाइम्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ऑड टाइम्स। इसका मतलब हुआ विषम बार। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, विषम बार हुआ। अगर ऑड को विषम बार जोड़िएगा तो हमेशा क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। और अगर ऑड को इवन बार जोड़ते हैं, इवन टाइम्स यानी सम बार, सम बार अगर जोड़ते हैं ये आपको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। ये सब आप फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। फिर अगर हम बात करें विषम का, सम का, अगर हम बात करें सम का, अगर हम इवन को इवन में जोड़ते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। और अगर हम इवन को इवन में से घटाते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। अगर इवन को इवन प्लस इवन प्लस इवन, ये मान लीजिए इवन टाइम्स हो, इवन टाइम्स मतलब सम बार, फिर भी आपको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। अगर आप इवन को ऑड टाइम्स जोड़ते हैं, ये ई लिखे हैं मेरे भाई, सब कुछ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इवन नहीं ऑड टाइम्स लिख देते हैं, ऑड टाइम्स, फिर भी क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। ये हो गया। अगला बात है, अगर हम ये तो समझ गए कि पूरा कंसेप्ट क्या है, कुछ और बात इसी में मैं लिख दे रहा हूं। अगर हम ऑड में इवन को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। या इवन को ऑड में जोड़ते हैं, ऑड में से इवन घटाइए या इवन में से ऑड घटाइए तो हमेशा क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, एग्जाम्पल इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं। अब जरा ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, ये ऑड है, इसमें से इवन घटा दीजिए, मान लीजिए हम इवन 2 को घटा दिए, देखिए 99 आ गया, ये आपका क्या है, ऑड ही है। तो आप ऑड और इवन का कंसेप्ट समझ चुके हैं कि ऑड इवन का कंसेप्ट क्या होता है। कुछ हम इरेशनल नंबर का ऑपरेशन बताएंगे, यानी इरेशनल नंबर का जोड़ घटाव का कुछ कंसेप्ट बताते हैं। ऐसे तो पढ़ना बहुत है, बट कंपटीशन को देखते हुए आपको बताएंगे, सारा डिटेल में बताएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ हम छोड़ने वाले हैं। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का कुछ कंसेप्ट समझिएगा, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन पे बात कर लेंगे। रेशनल
एंड इरेशनल, यानी परिमेय और अपरिमेय। इसका कुछ इन दोनों के बीच का रिलेशन देख लीजिए। जैसे आपको पता है कि अगर आप रेशनल में रेशनल जोड़ते हैं तो हमेशा रेशनल आएगा। जैसे एग्जांपल 3 एक रेशनल नंबर है, आपको पहले से ही पता है, और इसमें 2 भी रेशनल नंबर है, जोड़ेंगे तो 5 भी रेशनल नंबर है। आप कहिएगा रेशनल नंबर तो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, यानी उस रूप में, तो इसके नीचे 1 छिपा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे दूँ 2/3 और यहाँ पे दे दूँ 4/5। इसको जब आप जोड़िएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 15, 3 पचे 15, तब 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 22 बटा कितना आ गया, 15। ये भी आपका क्या है, रेशनल है। ये आपका कैसा नंबर है, रेशनल है, यानी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, ये परिमेय है। इसको भी अगर हम जोड़ते हैं तो ये आपका क्या आ गया, रेशनल आ गया। ये आपका क्या है, परिमेय है। तब परिमेय में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर परिमेय में परिमेय जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आएगा, परिमेय आएगा। फिर से बोल रहा है, परिमेय में परिमेय जोड़िएगा तो हमेशा क्या मिलेगा, परिमेय मिलेगा। लेकिन अगर अपरिमेय का बात करें, जैसे यहाँ पे √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको जोड़िएगा तो ये नहीं जुटेगा। ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको जोड़कर √8 करते हैं, जो आपका गलत है। क्या है, आपका गलत है। तो मेन कंसेप्ट जो है आपका इरेशनल नंबर का ही कंसेप्ट है। इरेशनल नंबर का क्या कंसेप्ट हो सकता है, तो देखिए समझाते हैं आपको। जैसे इरेशनल नंबर का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में तो कोई दिक्कत है नहीं, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या में हम लोग क्या समझेंगे, पहले हम लोग एडिशन यानी जोड़ और घटाव का रूल्स पढ़ लेते हैं। किसका, जोड़ और घटाव का रूल याद रखिएगा मेरे भाई। अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव का कंसेप्ट क्या है समझिएगा। पहले आप अपरिमेय संख्या की एक बात जानिएगा, ये कौन सी का साइन है, सड का साइन है। किसका साइन, सड। हिंदी में बोलते हैं करनी। क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं। ये जो साइन, जैसे ये प्लस का साइन है, इस तरह ये किसका साइन है, सड का साइन है, करनी का साइन है। ध्यान से समझेंगे। जब कुछ नहीं लिखा रहे, ध्यान सुनिएगा, जब इसमें कुछ नहीं लिखा रहे तो यहाँ पे क्या छिपा रहता है, 2 छिपा रहता है। आपको पता है, बचपन में पढ़े हैं, 2 नहीं लिखाता है शॉर्ट में, 2 ऑलरेडी पहले से छिपा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन अगर 2 के बाद कुछ भी लिखे, हम कहें कि यहाँ पे अगर 3 लिख दे, इसको क्यूब रूट बोलते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं, घनमूल। क्या बोलते हैं, घनमूल। और इसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल। वर्गमूल बोलते हैं 2 वाला के लिए, 3 वाला के लिए क्या बोलते हैं, घनमूल। अगर यह 4 लिख देते, क्या चरमूल बोलेंगे, नहीं, इसको बोलेंगे ये चौथा श्रेणी का करनी है। कैवा श्रेणी का करनी है, चौथा श्रेणी का ये करनी है। हम बोलेंगे फोर्थ सड, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फोर्थ सड। फोर्थ रूट या फोर्थ सड बोलेंगे, फोर्थ रूट ही लिखते हैं, रूट सभी बच्चे जानते हैं, यानी ये रूट का साइन है, इसको हम बोलेंगे फोर्थ रूट। फोर्थ रूट, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। और इसको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। फिर से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं, इसमें बच्चे फंसते हैं तो फंसते हैं। तो अपरिमेय संख्या में अगर कुछ नहीं लिखा रहता है, यहाँ 2 छिपा होता है, जिसको हम लोग वर्गमूल बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर रूट। 3 रहता है तो घनमूल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट। इसको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। और इसको क्या बोलते हैं, चौथा श्रेणी का करनी है, यानी फोर्थ रूट है। अगर हम यहाँ पे सपोज 9 लिख देते, इसको क्या बोलेंगे, नाइन्थ रूट, यानी 9वां श्रेणी का करनी है, नाइन्थ रूट। अगर हम यहाँ पे n लिख दे अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, इसको nth रूट का करनी है, nth रूट का, यानी nवां श्रेणी का करनी है। कैवा श्रेणी का करनी है, nवां श्रेणी का करनी है। आपको पता है कि जब, ध्यान से सुनिएगा, जब यहाँ पे आप 4 का वर्गमूल निकालते हैं, किसका वर्गमूल निकालते हैं, 4 का। जब आप 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 2 × 2, और 2 के बदला 1 निकाल लेते हैं। क्यों 1 निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 छिपा है। ऐसे जब हम आपको शॉर्ट पढ़ाएंगे तो वहाँ और डिटेल बताएंगे, यहाँ थोड़ा सा कुछ यूज है, इसलिए अभी भी थोड़ा हम डिटेल बता देते हैं कि आपको दिक्कत न हो। ऐसे जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंट का, यानी घातांक और करनी,
एक्सपोनेंट एंड सर्ड, घातांक और करनी। तो वहां पे और भी हम डिटेल में बताएंगे, ऐसे हम डिटेल में ही बता रहे हैं। अब सुनिए, वहां पे आपको हम सिखाएंगे कि घातांक से करनी में कैसे बदलते हैं, करनी से घातांक में कैसे बदलते हैं। ये बात आपको जब हम टॉपिक लेकर आएंगे घातांक और करनी, तो वहां पे डिटेल में बताएंगे। अभी थोड़ा सा यूज है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ डिटेल बता दे रहा हूँ कि जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो। मेरा एक ही पर्पज है, मेरा जो भी इस चैनल का फैमिली लोग हैं, सभी लोग का यही है कि बच्चे को इजी से इजी वे में अच्छा नॉलेज मिले और वो एग्जामिनेशन को क्रैक करे, क्योंकि आप जितना अच्छा समझिएगा आपका एग्जामिनेशन उतना ही बेटर जाएगा। अब सुनिएगा, थोड़ा टाइम रख देना पड़ेगा, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर पेशेंस नहीं, आप सोचिएगा कि हम एक पूरे 6 महीना साल भर का कोर्स 10 दिन में पढ़ ले, ये संभव नहीं है। टाइम दीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। तो जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम नॉर्मल वे में पढ़ना है। एग्जामिनेशन देंगे, ऐसा देंगे कि फर्स्ट बार में ही पूरा शोर मच जाए, इसलिए थोड़ा पेशेंस लेकर चलेंगे और घबराएंगे नहीं। आपके इस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ आपको मिलेगा, जरूर से जरूर मिलेगा, और जितना आप टाइम दीजिएगा उतना ही आपके लिए बेटर होगा। चलिए, ये आप समझ रहे हैं। जब आपको याद होगा बचपन के दिनों में घनमूल निकालते थे, हम कहते थे कि 8 का घनमूल निकालिए, आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या लिखते थे, यहाँ पे क्यूब लिखते थे ना, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आराम से 2 निकालते थे। तो यहाँ देखिए 3 के बदला 1 निकल रहा है, यहाँ 2 के बदला 1 निकल रहा है, क्योंकि काम यहाँ पे यहाँ है, यहाँ 3 है इसलिए। अगर ये बाहर लिखा जाएगा तो इसका मतलब कुछ और हो जाता है। जब हम घातांक करनी बताएंगे तो वहाँ पे और डिटेल बताएंगे। तो मुझे मेरा बताने का रीजन ये है कि आपको हम पढ़ा रहे थे जोड़ और घटाव के बारे में। जोड़ घटाव का रूल है कि हमेशा कोई भी अपरिमेय संख्या का नंबर ऐड होगा, कोई भी नंबर अगर ऐड होगा, जैसे यहाँ पे लिख दे 3 और यहाँ पे लिख दे √5, ये ऐड तभी संभव है जब ये इसका ये करनी सेम हो और साथ ही साथ ये अंदर का डिजिट भी सेम हो। जैसे यहाँ देखिए, जोड़ का रूल क्या है, करनी कितना नंबर का करनी है, कितना संख्या का करनी है, वो भी सेम होना चाहिए और अंदर का क्या होना चाहिए, डिजिट भी सेम होना चाहिए, तो ही आपका ऐड होगा। ये ऐड नहीं होगा। ऐड होने के लिए मैंने क्या बोला कि अंदर का ये करनी सेम होना चाहिए और ये सेम होना चाहिए। जैसे मैं इसी बात को ऐसे लिख दूं √3 और यहाँ लिख दे 2√3, ये ऐड होगा। कैसे ऐड होगा जरा देखिए, यहाँ पे देखिए ये करनी सेम है, 2 छिपा हुआ है और अंदर का डिजिट भी सेम है। ये तो बगल में जो ये शो कर रहा है 2, इस 2 का मतलब क्या समझ रहा है, √3 कितना बार आया है, 2 बार, और √3 यहाँ कितना बार आया है, 1 बार। तो 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा, 3√3। तो एक चीज यहाँ पे देखिए, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़िएगा, हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय। यानी अपरिमेय संख्या को अगर अपरिमेय के साथ जोड़ते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, अपरिमेय। सिर्फ एक कंडीशन छोड़ के, अगर कोई अपरिमेय नंबर है और सेम नंबर यहाँ पे लिख दे और घटा दे, तो ये क्या मिल जाए, घटाव एक तरह से जोड़ का ही रूप है। जैसे मैं लिख दूं 3 + 2, इसको लिख सकते हैं 3 - -2, तो अपना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो जोड़ का रूल होता है वही घटाव का रूल होता है, जो जोड़ का रूल होता है वही घटाव का रूल होता है, जो गुना का रूल होता है वही भाग का रूल होता है। जैसे मैं लिख दूं 3 × 4, हम कहें कि इसको भाग में बदलिए, तो क्या लिखिएगा, 3 भागा 1/4। फिर इसको गुना में बदलिएगा तो पलटी मारेगा तो 4 हो जाएगा, तो नहीं आ जाएगा वही 3 चौका 12। तो याद रखिएगा, जो जोड़ का रूल होता है वो घटाव का रूल होता है, और जो गुना का रूल होता है वही किसका रूल होता है, भाग का रूल होता है। तो घबराएंगे नहीं कि अरे हम तो जोड़ का रूल बताए, ये घटाव में ले जा रहे हैं, घबराना नहीं है, क्योंकि जोड़ और घटाव का सेम रूल होता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सेम है, सेम रहेगा तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 के नीचे 1 छिपा है तो ये कैसा हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इरेशनल को इरेशनल के साथ अगर जोड़ते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, इरेशनल ही मिलता है। आपके एग्जामिनेशन में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है संख्या पत्ती के द्वारा, मतलब इसके अकॉर्डिंग। ऐसे घातांक और करनी में कंसेप्ट है, जब उस पर हम बात करेंगे तो इस तरह का जोड़ घटाव पे बहुत सारा हम क्वेश्चन बताएंगे। बस हम आपको समझाने के लिए ये बात बोल रहे हैं कि अपरिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़िएगा, घटाइएगा तो हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। बट एक चीज को छोड़कर अगर सेम डिजिट रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, अपरिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़िए या घटाइए, हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय, सिर्फ एक कंडीशन छोड़कर।
उसी तरह से अगर हम गुना और भाग का रूल पूछें तो आपने देखा कि जोड़ का क्या रूल है कि ये श्रेणी भी सेम होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 3√8 और यहाँ पे 2 लिख दूं, फिर लिख दें 5 3√8। अब ये जुटेगा, क्यों जुटेगा मेरे भाई? क्योंकि यहाँ पे देखिए तीसरा श्रेणी का करनी है, ये भी तीसरा श्रेणी का करनी है, अंदर का अंक भी सेम है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा श्रेणी में जो 3√8 कितना है 5 है, 3√8 यानी तीसरा श्रेणी का करनी 8 कितना है 2 है, तो 5 या 2 कितना हो जाएगा 7, ये ऐड हो जाएगा। बट इसी बात को हम ऐसा लिख देते 3√8 प्लस 3√, यहाँ पे 9 लिख देते हैं और यहाँ पे मान लीजिए 6 और यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ये कभी ऐड नहीं होता। क्यों नहीं ऐड होता बता रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए 9 लिख दिए, यहाँ पे 7 लिख दिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्यों नहीं ऐड होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए श्रेणी तो सेम है बट अंदर का ये डिजिट सेम नहीं है, तो ये ऐड नहीं होगा। इतना ही पे आंसर छोड़ देंगे। तो अब जरा देखिए इरेशनल को इरेशनल में जोड़ रहा है, अगर ऐसे भी छोड़ देंगे तो ये इरेशनल नंबर ही है। सिर्फ रेशनल कब होगा? जब सेम डिजिट होगा तब। तो इरेशनल में इरेशनल के साथ जोड़िए या इरेशनल को इरेशनल के साथ घटाइए, यानी अपरिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़िए या अपरिमेय को अपरिमेय के साथ घटाइए, हमेशा क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। अगला कंसेप्ट गुना और भाग में। गुना भाग में ये देखा जाता है कि एग्जाम्पल से समझेंगे 3 और यहाँ पे लिख दे √5। गुना का रूल है कि सिर्फ ये अंदर का करनी सेम होना चाहिए, गुना हो जाएगा। जैसे करनी सेम है गुना हो जाएगा, 5 या 15। अगर हम एक और एग्जांपल दे दें, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 3 है और यहाँ पे लिख दे 7, फिर यहाँ पे लिख दे मल्टीप्लाई और यहाँ पे लिख दे 3√8। ठीक है, अगर हम ऐसा बात लिख दें तो ये मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा? सिर्फ गुना और भाग में अंदर का करनी सेम देखते हैं, 8 7 56, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर होगा कि किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। बट अगर हम ऐसा दे दें √8 और इंटू हम यहाँ लिख दें 3√9, ये इंटू नहीं होगा, इतना ही पे आंसर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपरिमेय को अपरिमेय के साथ गुना कर रहे हैं, अपरिमेय मिल रहा है, अपरिमेय के साथ अपरिमेय के साथ गुना कर रहे हैं, भले ये मल्टीप्लाई भी नहीं हुआ, ये भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय को अपरिमेय के साथ गुना कीजिएगा तो परिमेय भी मिल जाता है मेरे भाई। कैसे? जैसे यहाँ देखिए √3 और यहाँ √3 जब सेम आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट को खत्म करेगा 3 आ जाएगा, ये आपका क्या हो गया? परिमेय हो गया। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दे 3√9 इंटू हम यहाँ लिख दे 3√3, हम कहें कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करके बताइए कि ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों का श्रेणी सेम है, एक जगह कर दिए 9 इंटू क्या हो गया? 3 हो गया। 9 इंटू जब 3 हो गया तो 9 को 3 इंटू 3 और यहाँ पे 3, ये 3 के बदला 1 निकल जाएगा 3, ये कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। ये भी बात समझ रहे हैं कि अपरिमेय को अगर अपरिमेय के साथ गुना कीजिएगा तो अपरिमेय भी मिलेगा और क्या मिलेगा? परिमेय भी मिलेगा। वही भाग में है कि अपरिमेय के साथ आप अपरिमेय में भाग देते हैं तो अपरिमेय भी मिल सकता है और परिमेय भी मिल सकता है। तो आपको मैंने 4 कंडीशन अभी बताया परिमेय और अपरिमेय में। सबसे पहले परिमेय को परिमेय के साथ जोड़िए या परिमेय को परिमेय के साथ घटाइए, हमेशा परिमेय मिलेगा। और अपरिमेय में अपरिमेय के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो अपरिमेय मिलेगा, और एक कंडीशन में परिमेय मिलता है जब सेम हो तब। ये जोड़ का रूल है और घटाव का रूल है। गुना भाग में अगर अपरिमेय को अपरिमेय के साथ गुना करते हैं तो अपरिमेय भी मिल सकता है, परिमेय भी मिल सकता है, या अपरिमेय को अपरिमेय के साथ भाग कीजिए तो आपको परिमेय भी मिल सकता है, अपरिमेय भी मिल सकता है। अब जरा सोचिए अगर एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, इसको गुना कीजिएगा तो हमेशा अपरिमेय मिलेगा। मैंने क्या बोला कि अगर अपरिमेय को अपरिमेय के साथ परिमेय को अपरिमेय के साथ गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा? हमेशा अपरिमेय मिलेगा, एक कंडीशन छोड़कर। 0 क्या है? परिमेय है, और अगर अपरिमेय के साथ गुना कीजिएगा तो परिमेय मिल जाएगा। तो 0 के केस में हम नहीं बोल रहे, 0 को और केस छुड़ा दीजिएगा। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट जान लीजिए कि अगर आप परिमेय में अपरिमेय के साथ गुना कीजिएगा तो अपरिमेय, बट एक कंडीशन, परिमेय में अपरिमेय, यहाँ 0 है तो देखिए परिमेय मिल गया। तो हम यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं, फाइनली हम लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे समझ सकते हैं क्योंकि कोई खास बात नहीं है। रेशनल में अगर आप
रेशनल को जोड़ते हैं, रेशनल को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा। या घटाते भी है तो हमेशा क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा। अगर आप इरेशनल को, एक मिनट दोस्तों नया पेज में लिख देते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, रेशनल को रेशनल के साथ जोड़ते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, रेशनल ही मिलेगा। यानी परिमेय को परिमेय के साथ जोड़िएगा तो परिमेय मिलेगा। अगर घटाते भी हैं तो क्या मिलेगा, परिमेय ही मिलेगा। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल में आते हैं, अगर आप इरेशनल को इरेशनल के साथ जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल। एक कंडीशन छोड़कर, वो है कंडीशन जीरो वाला छोड़कर। आई बात, यानी सेम रहेगा तो अगर घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, रेशनल मिल जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन सेम में जोड़िएगा तो आपको इरेशनल ही मिलेगा। अब सुनिए, थर्ड नंबर पे अगर हम लोग बात करें, थर्ड नंबर का, अगर हम एक चीज और है इसमें थर्ड में, अगर रेशनल को रेशनल के साथ मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए तो हमेशा क्या मिलेगा, रेशनल ही मिलेगा। ठीक है। उसी तरह चौथा नंबर का रूल हो जाएगा कि अगर इरेशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो आपको रेशनल भी मिल सकता है या इरेशनल भी मिल सकता है। ये भी बात आप समझ रहे होंगे, इसके पहले एग्जाम्पल हम आपको बता चुके हैं। पांचवा नंबर रूल आ जाता है, एक केस छोड़कर, जीरो वाला केस छोड़कर। आपको हम बता चुके हैं जीरो वाला केस छोड़कर। और अगर हम रेशनल के साथ जोड़ते हैं इरेशनल को या घटाते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल। एंड 6 नंबर रूल है कि अगर आप रेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल के साथ या डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, इरेशनल मिलेगा, जीरो वाला कंडीशन छोड़ के। तो उम्मीद है कि इतना सारा कंसेप्ट, सम, विषम, रेशनल, इरेशनल, भाज, आप समझ सकते हैं कि नंबर सिस्टम देखने में सबको पता है भाई, नेचुरल नंबर कौन नहीं जाता, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, लेकिन इसमें कंसेप्ट कितना छिपा हुआ है आप समझ सकते हैं। अब देखिए, इतना सारा कंसेप्ट होने के बाद अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पे बात करने के बाद और भी अगले जो वीडियो लेक्चर आएंगे उसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको हम बता दें कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। इतना सारा बात होने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन पे बात करना काफ़ी जरूरी है कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में किस तरह के पूछे जाते हैं, हम आपको वो बता रहे हैं, सुनिएगा। जैसे निम्न में से जुड़वा आभास संख्या ज्ञात करें। पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में ट्विंस प्राइम नंबर के बारे में बताए थे। जुड़वा आभास संख्या हम ऐसे नंबर के बारे में बताए थे जिसका बीच का अंतर 2 होना चाहिए और साथ ही साथ दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। यानी जुड़वा आभास संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं जिसमें दो संख्या आभास संख्या हो, साथ ही साथ दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर 2 का अंतर नहीं है या दोनों आभास संख्या नहीं है, इट मीन्स प्राइम नंबर नहीं है, तो जुड़वा आभास संख्या नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं 1 2, 1 तो पहले ही अभाज्य नहीं है, 1 पहले ही आपका अभाज्य नहीं है। जब ये अभाज्य नहीं है ये तो होगा नहीं, क्योंकि अब जुड़वा प्राइम संख्या होने के लिए, जुड़वा आभास संख्या होने के लिए दोनों क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। 1 3, इसमें भी 1 आ गया, ये तो वो है ही नहीं आभास संख्या, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम इस पे बात करें 3 और 5, देखिए ये भी आभास संख्या है, ये भी आभास संख्या, और बीच का अंतर कितना है, 2, ये वाला ऑप्शन होगा। 7 और 9, 7 आपका आभास संख्या है लेकिन 9 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ये वाला आपका कंसेप्ट बता चुके हैं कि जुड़वा आभास संख्या होता क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं।
पूर्णांक 1 और 100 के बीच कितना जुड़वा अभाज्य संख्या है? ये आपको लेक्चर नंबर 4 में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको हम बताए थे कि 1 से 100 के बीच में आपका कितना अभाज्य संख्या होते हैं? तो टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई? 8 होते हैं। कौन कौन? तो देखिए 2 3 सॉरी 2 3 नहीं होगा, 3 5 5 7 11 13 याद आ रहा होगा। फिर 17 19 41 43। फिर एक और बात कर लेते हैं हम लोग, 71 73 कितना हो गया? 3 2 5 आए 1 6। उसके बाद 59, इसके पहले लिख देते हैं 59 61 59 61 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 71 73। और एक होते हैं 73 74 75 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 26 29 31। इसके बाद एक और है 29 31। आप गिन सकते हैं 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको याद होगा कि 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या? तो हमेशा 8 ही होते हैं। क्यों है ये जुड़वा अभाज्य संख्या? क्योंकि इसके बीच का अंतर देख लीजिए, सभी जगह अंतर 2 ही का अंतर होगा। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन कितना जाएगा? तो आपका बी नंबर ऑप्शन जाएगा। यदि p एक अभाज्य संख्या है तो p स्क्वायर के गुणनखंडों की संख्या कितना होगा? जैसे आपको ये पता है कि कोई भी अभाज्य संख्या हो, दुनिया का कोई भी अभाज्य संख्या हो, उसका 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन? एक 1 होता है, एक खुद होता है, सेल्फ होता है। डिफिनीशन ही होता है अभाज्य संख्या का, सेल्फ मतलब खुद। वैसा संख्या जो एक और खुद से कटे, एक और खुद से कटे। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। वो नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे मैं कहूँ 7, यह अभाज्य संख्या है, तो ये जो 7 है ये आपका 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 7 से कटेगा। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है पी स्क्वायर, तो पी एक अभाज्य संख्या है। अगर ई अभाज्य संख्या मान ली, इसका स्क्वायर कर दिए, अब ये कितने नंबर से कटेंगे? ये आपका 3 नंबर से कटेंगे। कौन कौन? एक 1 से कटेगा, एक 7 से, और 7 का स्क्वायर कितना? 49। तो कोई भी अभाज्य संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना नंबर से कटेंगे? तो टोटल 3 नंबर से कटेंगे। कितने नंबर से कटेंगे? 3 नंबर से कटेंगे। ये सारा कंसेप्ट आपके प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन पे आते हैं। 1 और 1000 के बीच कितने परिमेय संख्या है? ऐसे परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, p बाई क्यू के रूप में होते हैं, जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये जो p और q होते हैं वो क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 और 1000 के बीच में इन्फिनाइट आपका अपरिमेय परिमेय संख्या होता है। क्यों? इसके बीच में तो आप ये सोचते होंगे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, लेकिन इसके बीच में मेरे भाई 2.12 भी तो है, 3.01 तो भी है, 3.15 भी तो है। यानी देयर आर मेनी नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। और ये सभी जो नंबर है टर्मिनेटिंग है। आपको पिछले लेक्चर में बताए थे शांत दशमलव के बारे में। शांत दशमलव परिमेय संख्या होता है। ऐसे आप जान लीजिए दुनिया का कोई भी 2 नंबर हो, उसके बीच में कितने नंबर होते हैं? इन्फिनाइट होते हैं। जैसे मैं लिख दूं 1 और 2, हम कहें कि इसके बीच में कितने नंबर है? आपको लगता होगा सर एक भी नंबर है नहीं भाई, इसमें 1.1 है, 1.3 है, 1.2345 है, यानी बीच में हम कुछ लिख सकते हैं दशमलव में। तो याद रखिएगा 2 नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं? इन्फिनाइट नंबर पूछ सकता है, परिमेय पूछ सकता है। तो आप ये नहीं समझिएगा कि 2 नंबर के बीच में जितना नंबर आपको आता है उतना ही होते हैं। 2 नंबर के बीच में अनगिनत नंबर्स होते हैं, अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं। आगे, निम्न में से कौन जो रहा है युग्म अभाज्य संख्या? युग्म मतलब युग्म अभाज्य संख्या नहीं है, यानी जुड़वा युग्म मतलब क्या? जुड़वा अभाज्य संख्या। युग्म मतलब क्या समझेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए 41 43 ये तो है आपका जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है, ये वाला तो ऑप्शन जाएगा नहीं। फिर देखिए 101 103, 101 किसी से कटेगा? किसी से भी नहीं कटेगा, एक और खुद से कटेगा। 103 भी एक और खुद से कटेगा, ये भी आपका अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे देखिए
191, 193 ये भी आपका अभाज्य संख्या है जो एक और खुद से कटेगा। आपको चेक करने का तरीका बता दिया है प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे आप जानिएगा कि ये अभाज्य संख्या है। जैसे 191 काफी बड़ा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है तो आपको हम तरीका क्या बताए थे, इसके जस्ट बाद वाला एक ऐसा नंबर खोजेंगे जो पूर्ण वर्ग हो। इसके जस्ट बाद वाला एक ऐसा नंबर खोजेंगे कि जो पूर्ण वर्ग हो। इसके बाद कौन ऐसा संख्या है, 196 है जो पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा मेरे भाई, 14 आएगा। अब 14 से छोटा आप चेक कीजिए कि कौन कौन अभाज्य संख्या होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 11 होते हैं, 13 होते हैं। अगर इतना सारा नंबर से अगर ये नंबर कट गया तो हम बोलेंगे कि ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। कट गया तब, अगर नहीं कटा तो बोल सकते हैं अभाज्य संख्या। 2 इसको नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं काटेगा, 7 भी नहीं काटेगा, 11 भी नहीं काटेगा, 13 भी नहीं काटेगा। तो ये कैसी संख्या है, आपका अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है मेरे भाई, अभाज्य संख्या है। 193 को भी अगर आप चेक करते हैं तो 193 से जस्ट बड़ा क्या है, 196 ही है। 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14। इससे छोटा अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। अब ये जितने भी नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर को नहीं काटेगा। जब नहीं काटेगा तो ये भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। और मुझे चूज किसको करना है, जो अभाज्य संख्या नहीं है। ये आपका ऑप्शन होगा। क्यों ऑप्शन होगा, क्योंकि 161 आप काट कर देखिए 7 से कट जाएगा। 7 से काटिए, 7 दूना 14, 17 21, ये तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। जब ये अभाज्य संख्या नहीं है मतलब ये अभाज्य भी नहीं है। और हमको खोजना है कि जुड़वा, ये सब जुड़वा है क्योंकि बीच का अंतर 2 है। ये तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, ये अभाज्य संख्या का पेयर भी नहीं है और ना ही जुड़वा है। ये आपका ऑप्शन हो गया। चलिए हम लोग आगे का बात करते हैं। एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर अंक x है। कोई भी संख्या है उसके इकाई के स्थान पर कौन सा, जैसे हम लोग लिखते हैं ना 312, इसका इकाई स्थान कितना है, 2 है। तो कोई संख्या है जिसके इकाई स्थान पर कितने हैं, x लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। तो इस प्रकार कितने अंक x हो सकते हैं, किसके लिए, तो अभाज्य संख्या के लिए। किसके लिए, अभाज्य संख्या के लिए। तो पहले तो हम ये जानेंगे कौन कौन संख्या जो इकाई स्थान पे जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, अभाज्य संख्या बन जाएगा। ध्यान रहे, 2 एक अभाज्य संख्या है। अगर ये अकेला है तो ये आपका अभाज्य है। लेकिन अगर ये किसी के साथ सट गया, क्वेश्चन में पूछ रहा है सिर्फ इकाई, क्या पूछ रहा है, इकाई। इसके बाद क्या है उससे मतलब नहीं है। तो हम कह सकते हैं 2 भी इसमें होगा क्योंकि 2 इकाई स्थान पर है कि नहीं। हाँ, अगर ये किसी के साथ आ जाए, 12 हो जाए, 22 हो जाए, 32 हो जाए, 42 हो जाए, तब ये अभाज्य संख्या नहीं है। बट ये हम कह सकते हैं कि अगर ये 2 अकेला आ जाए, जब 2 अकेला आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं अभाज्य संख्या है। फिर 2 के बाद हम बात करें एक भी अभाज्य संख्या हो सकता है। जिसके बगल में 1 रहता है वो, अब सारा नंबर नहीं, जैसे मैं लिख दूं 21, ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। बट मैं लिख दूं 11, ये अभाज्य संख्या है। 31 अभाज्य संख्या है। 41 अभाज्य संख्या है। 61 अभाज्य संख्या है। 71 अभाज्य संख्या है। तो एक भी अगर कहीं पे जाए तो अभाज्य संख्या हो सकता है। भले ये अकेला आएगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, लेकिन अगर कोई नंबर हम लिख दे 311, अब आप इसको करके देखिए, लगेगा कि नहीं, 3 से लगेगा नहीं, 4 से लगेगा नहीं, कोई नंबर से नहीं लगेगा, ये 1 और 311 से कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि इकाई स्थान पर अगर 1 भी आता है तो अभाज्य संख्या का रूप ले सकता है। तो एक भी अभाज्य संख्या अगर इकाई के स्थान पर 1 हो तो ये भी अभाज्य संख्या हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। 3 तो अभाज्य संख्या ऑलरेडी है। 3 आपका अभाज्य संख्या ऑलरेडी है। अगर अकेला है या किसी के बगल में भी आए तो अभाज्य संख्या हो सकता है। जैसे 13 अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या है, 43 अभाज्य संख्या। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इकाई स्थान पे कितना है, 3 है। तो 3 भी अभाज्य संख्या का रूप ले सकता है। आई बात समझ में। अगर हम बात करें 4, किसका बात करें, 4, तो 4 अगर किसी के बगल में हो इकाई स्थान पे तो यह अभाज्य संख्या का रूप नहीं ले सकता है। कोई ना कोई नंबर से कट रहा है, 2 से अधिक इसका गुणनखंड होगा। यानी आपका प्राइम नंबर का डिफिनीशन क्या होता है, जिसका 2 ही गुणनखंड हो, 1 हो और खुद हो। उससे अगर ज्यादा होगा तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो 4 कहीं भी जाए यह अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। 5 भी नहीं हो सकता है। 5 क्यों नहीं हो सकता है,
5 तो एक आभास संख्या है, अकेला के लिए हो सकता है, लेकिन किसी और के साथ होगा ये आपका 5 से कटेगा। तो हम बोल सकते हैं अगर 5 का बात करें तो 5 भी अगर अकेला आए इसको हम क्या बोल सकते हैं, अभाज्य बोल सकते हैं। 6 नहीं होगा, 6 तो होगा नहीं, 7 हो सकता है, 7 हो सकता है अभाज्य। 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा। 0 भी जिसके बगल में आ जाए इकाई स्थान पे तो वो 2 से अधिक फैक्टर ले सकता है। तो आप काउंट कीजिए यहाँ पे, 1 हो गया, 2 3 5 7, 1 2 3, 1 2 3 5 7, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 7 8 9 0। एक और नंबर है यहाँ पे, जैसे 1 पे तो आभास संख्या हो गया, 2 पे हो गया, 3 पे हो गया, 4 नहीं होगा, 5 तो होगा आभास संख्या, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, अगर उसके बाद हम 8 करें 9 भी हो सकता है। 9 क्यों होगा, जैसे हम यहाँ 19 लिख दें, आभास संख्या है, देख सकते हैं आपका इकाई स्थान पे है। 29 में भी देखिए 9 इकाई स्थान है, तो मुझे इकाई स्थान ही खोजना है, तो 9 पर अगर 9 भी आ जाए तो आभास संख्या हो सकता है। तो बड़ा जरा सोचिए कितने ऐसे नंबर है जो इकाई स्थान पे जाएंगे तो आपका अभाज्य हो सकता है। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। अब देखिए ऑप्शन में बच्चा गलती कैसे करेगा, क्वेश्चन देखेगा इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, तुरंत देखेगा भाई 3, तुरंत इसको फटाक से मार देगा, जो गलत हो जाएगा। तो याद रहे ऑप्शन मारने से पहले थोड़ा ध्यान देंगे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कुछ और क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए, यदि n n+2 और n+4 अभाज्य संख्याएं हैं तो n के लिए संभावित हल की संख्या कितना होगा। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे ये कह रहा है कि n+2 और n+4 में अभाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। अब ये पता नहीं है कि n के जगह पर कितना है, तो n के लिए कितना हल जो है ये आपका संभावित हो सकता है। अब जरा सोचिए, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 के बाद क्या हो जाएगा, 1 का 2 3, फिर अगर हम यहाँ 1 का 4 5, यहाँ पे देखिए ये अभाज्य संख्या में ये 2 अभाज्य संख्या है, बट ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो 1 तो होगा नहीं। अगला देखते हैं, अगला बात करते हैं 2 रखेंगे तो 2 आ 2 4, 2 आ 4 6, ये भी नहीं होगा। 3 रखते हैं तो 3 आ 2 5, पहला कितना आएगा 3, 3 आ 2 5 कितना आएगा 5 हो जाएगा, और 3 आ 4 कितना हो जाएगा 7, यह अभाज्य संख्या हो सकता है। यानी संभावित हलों की संख्या बताना है कि कितने हल हो सकते हैं, तो कितने हल हो सकते हैं आपका 3 हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है x + x y z अभाज्य संख्याएं हैं तो x + y z बराबर 38 है। देख सकते हैं एक इक्वेशन दे दिया है, x + y + z बराबर 38 है तो x का अधिकतम मान क्या होगा। यानी मुझे x का अधिकतम मान निकलना है, जहां x y z क्या है आपका अभाज्य संख्या है। x y z क्या है आपका अभाज्य संख्या है, ये आपका अभाज्य संख्या है। तो ये याद रखेंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स वाई जेड एक अभाज्य संख्या है और x + y z का वैल्यू कितना है 38 है, तो x का अधिकतम मान क्या होगा। तो एक आपको पता है कि ये तीनों ऑड नंबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और तीनों का सम कितना है 38 है। यानी x y z, x भी होना चाहिए अभाज्य संख्या, y भी होना चाहिए अभाज्य संख्या, और z भी क्या होना चाहिए अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो x का अधिकतम मान क्या होगा, तो जरा देखिए यहाँ पे x + y + z बराबर कितना है 38 है। तो एक तो आपका कोई भी अभाज्य संख्या में एक ऐसा संख्या है जो सम है, वो कौन सा है 2 है। 2 सम संख्या और अभाज्य संख्या भी है, तो मुझे x का वैल्यू पूछ रहा है, तो ऐसा करते हैं z बराबर 2 मान लेते हैं। 2 भी अभाज्य संख्या है ना भाई, तो हमने यहाँ z बराबर क्या मान लिया 2, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 36। अब क्वेश्चन में x और y, x का वैल्यू ऐसा बोलना है कि वो भी अभाज्य हो और y भी अभाज्य हो। जरा सोचिए अगर हम यहाँ 19 रखते हैं, एक एक ऑप्शन पे बात करते हैं, 19 रखते हैं तो 19 + y बराबर 36, तो y का वैल्यू क्या आएगा 36 - 19, माइनस कीजिए 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 2 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
चलिए ये ऑप्शन तो मिला, ये भी अभाज्य संख्या हो गया, लेकिन मुझे अधिकतम वैल्यू चाहिए। 19 भी अभाज्य है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो 19 लिए ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, अगर हम यहाँ पे z बराबर यहाँ 2 माने हैं, x बराबर क्या पुट किए 19 माने, तो y कितना आ रहा है 17। ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, और तीनों को जोड़िएगा 38 आ जाएगा। लेकिन इसमें अधिकतम वैल्यू पूछना है, अधिकतम वैल्यू पूछ रहा है कि कौन इसमें बड़ा से बड़ा वैल्यू होगा जो इसमें x को सेटिस्फाइड करेगा। 23 के लिए चेक करते हैं, तो यही ना इक्वेशन है। तो यहाँ पे किसको माने हैं, x का वैल्यू मैंने 19 माना, तो y का वैल्यू क्या आ गया है 17। चलिए अगला चेक करते हैं। फिर x का वैल्यू अगर 23 रखते हैं और यहाँ पे 36 है, तो y का वैल्यू 36 माइनस 23 कितना आएगा, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 2 गया 1। ये भी देखिए आपका अभाज्य संख्या है, और ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी आपका अभाज्य संख्या है, और ये भी अभाज्य संख्या है। चलिए इसको चेक करते हैं। अगर हम 31 रखते हैं यहाँ पे, 31 प्लस वाई बराबर 36, वाई बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये भी आपका है, ये भी है। लास्ट वाला चेक करते हैं, 29 रखते हैं, 29 प्लस वाई बराबर 36, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 में से 29 जाएगा 7, ये भी आपका अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो आप देख सकते हैं सभी नंबर पर आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, बट मुझे अधिकतम वैल्यू, तो 31 पे भी संतुष्ट कर रहा है, तो x का अधिकतम वैल्यू कितना होगा 31 होगा, क्योंकि अगर हम 31 रखते हैं तो आपका 38, तीनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा। जोड़कर देख लीजिए, x का वैल्यू कितना 38, y का वैल्यू पता नहीं है, हम z बराबर क्या मान लिए हैं, z बराबर हम 2 मान लिए। चलिए तो z बराबर यहाँ 2 रख दिए, यहाँ पे क्या रख दिए 38। अगर y का वैल्यू निकालिएगा तो 38, 3 2 5, इधर -5 होगा, क्या बचेगा 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये भी आपका अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, और ये भी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो होते हैं वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और क्या हो खुद से कटे। ये भी क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आए तो आप जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपका कॉम्प्लीमेंट, आपका शेयर, और जितने भी आप अपने फ्रेंड सर्किल में जितने भी शेयर कर रहे हैं, जितने भी लाइक्स आएंगे, उतना ही हम मोटिवेट होंगे और बेहतर से बेहतर तरीका से आपके सामने हम लेक्चर लेकर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, तीन अभाज्य, उसी की तरह का क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योगफल 100 है। इनमें से एक संख्या से दूसरी संख्या, इनमें से एक दूसरी संख्या से 36 अधिक है, यानी दूसरी संख्या से 36 अधिक है। तो हम क्या करते हैं, दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो ये जो पहली संख्या होगा, पहली संख्या कितना अधिक है 36 है, तब इन संख्याओं में एक संख्या होगा, तब इनमें से एक संख्याओं का क्या करना है, एक संख्या बताना है। तो यहाँ पे कितने संख्या है मेरे भाई, तीन संख्या है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है 100 दिया है। मान लीजिए x है, ये y है, इसको हम y मान लेते हैं पहली संख्या को। और एक आपका एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, उस संख्या का नाम क्या है 2 है। अभाज्य संख्या है ना, जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब क्या, वह जो एक और खुद से कटे। तो 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। तो हम यहाँ पे z बराबर 2 मान लिए। अब हम यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू निकालेंगे, 98 आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, x तो x है, और इस y की जगह पर क्या लिख देंगे x प्लस 36, और इधर क्या हो गया 98। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x बराबर 98 माइनस 36, कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 3 गया 6, ये कितना मरते कटेगा 31 मरते। तो x का वैल्यू कितना आ गया 31। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तब इन संख्याओं में से एक संख्या होगा। 31 इस ऑप्शन में नहीं है। अगर हम 31 में 36 जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे पहली संख्या हम कितना माने हैं, पहली संख्या क्या माने हैं x का वैल्यू कितना है 31। क्या इसमें 31 ऑप्शन है, नहीं है। अगर हम दूसरी संख्या का बात करें, दूसरी संख्या क्या मान लीजिए, देखिए दूसरी संख्या x है या पहली संख्या, आप इसको भी कर सकते हैं। एक काम कीजिए, यहाँ पे पहली संख्या कितना है
x प्लस 36, x प्लस 36, तो x का वैल्यू 31 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 6 1 7 3 3 6 67। क्या 67 इसमें है, नहीं है। दूसरी संख्या क्या माने थे, x माने थे, देख सकते हैं। तो x का वैल्यू कितना है, 31, क्या 31 है, नहीं है। और तीसरी संख्या क्या था, 2 था, 2 भी नहीं है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, आपका डी नंबर होगा। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है, 100 है। चलिए 100 है, यदि इनमें से एक दूसरी संख्या से 36 अधिक है, किससे तुलना कर रहा है, दूसरी संख्या से। तो यहाँ पे हम दूसरी संख्या क्या मान लिए, x। कौन है, पहली संख्या, पहली संख्या इससे अधिक है, तो x प्लस 36 हो गया। और तीसरी संख्या z को हम क्या मान लिए, 2, ये x है। उसके बाद y बराबर हम इसको मान लिए x प्लस 36 को, यहाँ पे आप देख सकते हैं x प्लस 36। और फिर क्या हो गया, z बराबर क्या माने हैं, 2 बराबर 100। तो आप देख सकते हैं इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है और इसके बाद वाले जो भी क्वेश्चन है, ये आपका दोनों सेम है। तो उम्मीद है कि आज का जो भी क्लास है, जो भी प्रीवियस, अभी हम ज्यादा क्वेश्चन लेकर नहीं आए हैं। आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है, अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आपका जो वीडियो है काफी लंबा हो जाएगा। और ज्यादा वीडियो लंबा होने पर भी अगर आप रेगुलर बैठते हैं तो थोड़ा सा माइंड उतना काम नहीं करता है। छोटे छोटे वीडियो में हम लोग लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के क्लास में कुछ कंसेप्ट भी हुआ, कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हुआ जो एग्जामिनेशन में पूछे गए। कल हम कुछ और नए नए बात लेकर आएंगे, नए नए क्वेश्चन नंबर सिस्टम का ही लेकर आएंगे। आपसे हम बोले थे कि नंबर सिस्टम का 7-8 क्लास होगा, तो अभी 5वां क्लास है, देखते हैं कितने क्लास और होंगे। जब सारे क्लास खत्म हो जाएंगे तो फिर हम लोग कोई एक नए टॉपिक के साथ हम लोग बात करेंगे। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो जरूर लाइक जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोकिए, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए एक मोटिवेशनल का काम करता है। और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।